हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। तो क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? द पोलरिटी ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। क्या बोला? किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में अगर हमें पोलरिटी को मेजर करना है या फिर पोलरिटी को मेजर करना है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम उसको डाइपोल मूवमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? डाइपोल मूवमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं। बात क्लियर है? सपोज मैं एक बात करता हूं, सपोज मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी, कोई ए बी मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो मैं बोलता हूं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? ज्यादा है। तो क्या होगा? देन द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बी। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे आप देख पा रहे हैं वो बी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब बी की तरफ शिफ्ट क्यों है? क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। बात क्लियर है? और अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। अगर बी ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं तो बी पे पार्शियली क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ए के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? दैट मींस हियर चार्ज सेपरेशन विल बी टेक्स प्लेस। बात क्लियर है? लेट द चार्ज सेपरेशन इज क्यू। अब मैं बोलता हूं ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, एंड द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज डी। इन दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं डी ले लेता हूं, मान लीजिए। तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चार्ज सेपरेट हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है उस डिस्टेंस को अगर अपन एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। दैट मींस द डाइपोल मूवमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। दैट मींस जो मेरा डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है? वो चार्ज सेपरेशन और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का क्या है? प्रोडक्ट है। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं डाइपोल मूवमेंट को तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल म्यू। उसको एक म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात क्लियर है? अगर मैं डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? That means it has both magnitude as well as direction. उसके पास magnitude भी होगा और उसके पास direction भी होगी। So the direction of dipole moment is represented by an arrow pointing from positive to negative and from central atom to lone pair। जब भी हमें डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखानी होगी तो हम क्या करेंगे? हम पॉजिटिव से एरो को स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव पे जाके खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, वही मैं ए बी मॉलिक्यूल ले लेता हूं, इसके अंदर मैं बोलता हूं वही बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? एरो हमारा ए से स्टार्ट होगा और बी की तरफ आके खत्म हो जाएगा, और इस एरो में आप देख पा रहे हैं एक कट लगा हुआ होता है पीछे की तरफ। दैट मींस वो मेरा पॉजिटिव एंड हो जाता है और ये मेरा हेड जो पार्ट होगा वो नेगेटिव एंड हो जाएगा। बात क्लियर है? डायरेक्शन का समझ में आया आपको? कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है डाइपोल मूवमेंट की? अब मैं बात करता हूं यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट की, कि डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती होगी। सो द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज डिबाय। डिबाय से डिनोट किया जाता है डाइपोल मूवमेंट को, और 1 डिबाय इक्वल्स टू होता है 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। बात क्लियर है? समझ में आया आपको कैसे निकाला हमने ये? ESU क्या है? ESU चार्ज की यूनिट हो गई है हमारी, और सेंटीमीटर क्या है? वो हमारी डिस्टेंस की यूनिट हो गई है। तो क्या हुआ? 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। बात क्लियर है? और अगर इसको केवल सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? 3.33 × 10⁻⁻30 सेंटीमीटर में हम लिख सकते हैं 1 डिबाय इक्वल्स टू। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब मैं बात करता हूं कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो यहां से बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल देके ये पूछा जाता है वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, उन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारी कंडीशन हमें पढ़नी है। तो यहां से आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम कैसे डाइपोल मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट मींस दोनों जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दोनों जो एटम प्रेजेंट है वो दोनों सेम है। क्या बोला मैंने?
वो दोनों सेम है तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? व्हेन द बोथ टू एटम्स आर सेम देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो। तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर मेरे जैसा ही कोई पर्सन मेरे साइड में खड़ा कर दिया जाए तो हम दोनों के अंदर कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल नहीं, हम दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। इसी तरह अगर कोई होमोडायटोमिक में ले लेता हूं तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा बताइए? उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। वहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता है तो चार्ज सेपरेशन जीरो हो जाएगा। और अगर चार्ज सेपरेशन जीरो होता है तो द डाइपोल मोमेंट जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? एंड द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो एक बात का और ध्यान के रखना है बच्चों, यह ध्यान रखना है कि अगर किसी के अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो आता है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और अगर किसी के मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आता है, कोई भी वैल्यू आती है, तो वो मॉलिक्यूल मेरा पोलर मॉलिक्यूल होगा। बात क्लियर है? तो हमने क्या बोला? जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो है, यहां पर म्यू इक्वल टू जीरो आया है, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं, आप N2 ले लीजिए, चाहे O2 ले लीजिए, चाहे H2 ले लीजिए, F2 ले लीजिए, इन सब के अंदर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ये सब क्या थे? मेरे होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल थे। बात समझ में आई यहां तक? अब मैं बात करता हूं हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दैट मींस हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटम्स मतलब डाई एटॉमिक मतलब दो एटम, मेरे ऐसे दो एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? डिफरेंट हो। व्हेन द बोथ टू एटम्स आर नॉट सेम देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द दीज टू एटम आर नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोला मैंने? अगर दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या होगा? वहां पर जीरो नहीं होगा। बात क्लियर है? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी जीरो नहीं होगा वहां पर, तो क्या होगा बताइए? तो वहां पर कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन हो रहा होगा। दैट मींस वहां पर कोई ना कोई चार्ज सेपरेशन हो रहा होगा, तो चार्ज सेपरेशन भी जीरो नहीं होगा। और अगर चार्ज सेपरेशन भी वहां जीरो नहीं होता है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? सो द डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मेरा डाइपोल मोमेंट भी वहां पर जीरो नहीं होगा, वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी मेरी, किसकी? डाइपोल मोमेंट की। बात क्लियर है? और किस पे डिपेंड करेगा वो डाइपोल मोमेंट? इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम। वहां पर दोनों एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा डाइपोल मोमेंट कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। बात क्लियर है? और वो मॉलिक्यूल मेरे कैसे कहलाएंगे? वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे मेरे पोलर मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? कैसे मॉलिक्यूल होंगे? वो मॉलिक्यूल होंगे मेरे पोलर मॉलिक्यूल जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं HF की, HCl की, HBr की, HI की। तो आप क्या देख पा रहे हो? यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जबकि H और Cl के अंदर इतना डिफरेंस नहीं होता है। HBr में और भी कम हो जाता है, और HI के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम रह जाता है। दैट मींस जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वहां डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। दैट मींस HF में डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, फिर HCl में होगा, HBr में होगा, और सबसे कम हो जाएगा हमारा HI के अंदर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। बात क्लियर है? समझ में आया डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला है हमने हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर? वहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी है बस, अगर मेरे वो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट हमारा उतना ही ज्यादा होगा। ये बात थी हमारी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, की पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हम किस तरह डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं पॉली एटॉमिक में AB2। AB2 एक क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। बात क्लियर है? ये आप A देख पा रहे हैं और ये 2B देख पा रहे हैं। ये क्या है? मेरा एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दैट मींस 3 एटम का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ 2B है और एक A दिखाई दे रहा है आपको। बात क्लियर है? मैं बात करता हूं यहां पर डाइपोल मोमेंट की, तो मान लीजिए मैंने उधर वाले बॉन्ड को बोल दिया है, वहां पर मेरा हो गया है क्या? वो मेरा μ1 डाइपोल मोमेंट है, और इधर वाले बॉन्ड को बोल दिया है मैंने, वो मेरा μ2 डाइपोल मोमेंट है। बात क्लियर है? ये मेरा क्या है? μ1 है, और ये मेरा क्या है? μ2 डाइपोल मोमेंट है। और अगर इन दोनों बॉन्ड के बीच के मैं एंगल की बात करता हूं तो वो एंगल में मान लेता हूं वो मेरा क्या है? थीटा एंगल है वो मेरा। बात क्लियर है? सो द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बताइए? सो द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, या फिर मैं कह दूं μAB2 इक्वल्स टू रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस
2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। इस फॉर्मूले से हम उस डाइपोल मोमेंट का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। बात क्लियर है? तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट का पता लग जाएगा कि वहां डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा। ये था हमारा एक जनरल एग्जांपल। कोई भी म्यू ab2 मॉलिक्यूल था जिसके अंदर बॉन्ड एंगल हमने थीटा लिया था, वो हमारा म्यू1 डाइपोल मोमेंट था, ये हमारा म्यू2 डाइपोल मोमेंट है। और हमने यहाँ पे क्या किया है बताइए, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है कि रूट ऑफ म्यू ab2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। इस फॉर्मूले से हम सारे डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। बात क्लियर है? समझ में आया आपको यहां तक? अब मैं बात करता हूं 3 केसेस की। इन केसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केस फर्स्ट की। लेट AB2 इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। एक बात ध्यान रखिएगा, तीनों केस में मेरी B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है। बात क्लियर है? सो लेट AB2 इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। पहला केस हो गया कि मेरा AB2 जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरा A है, उसके दोनों तरफ B लगे हुए हैं एक बॉन्ड के साथ। बात क्लियर है? अगर मैं एंगल की बात करूं, BAB के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप देख पा रहे हैं 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा इनके बीच में। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं, ये इस साइड वाला मेरा लेफ्ट साइड वाला म्यू1 हो जाएगा और राइट साइड वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा म्यू2 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर। बात क्लियर है? तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि म्यू1 तो म्यू2 के बराबर है, दोनों तरफ सेम एटम है, सेम ही डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। दैट मींस म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2। यहां पर म्यू1 म्यू2 के बराबर है। और अगर थीटा की बात करें तो थीटा क्या है, यहां पर 180 डिग्री आपको एंगल दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और अगर cos 180 की मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी होती है, cos 180 मेरा -1 होता है। तो अब इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए, मैं फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखता हूं, म्यू AB2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कैसे करेंगे, म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू1 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 -1। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने म्यू2 की जगह म्यू1 क्यों लिख दिया, क्योंकि म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 है, तो म्यू2 को मैंने म्यू1 से रिप्लेस कर दिया है। बात क्लियर है? तो क्या बना हमारे पास, म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू1 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 -1। अब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा बताइए, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू1 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू1 का स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे ही 2 म्यू1 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू1 का स्क्वायर आया है, दैट मींस ये दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और म्यू AB2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। क्या आएगा, म्यू AB2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दैट मींस डाइपोल मोमेंट 0 आ चुका है। क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट 0 आ चुका है। दैट मींस ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो आपने क्या सीखा, अगर कोई मेरा ऐसा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 180 डिग्री एंगल आएगा, तो वो मेरा कैसा होगा, वो मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं CO2 की, जैसे मैं बात करता हूं CO2 की, तो देखिए ये मेरा CO2 का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करता हूं कि कार्बन के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं। बात क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं म्यू1 की बात करूं तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ म्यू1 हो जाएगा, और दूसरा म्यू2 की मैं बात करूं तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ म्यू2 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल मेरे को 180 दिखाई दे रहा है और 180 बॉन्ड एंगल है, दोनों म्यू1 म्यू2 बराबर है, तो ये मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। बात क्लियर है? केस 1 आपको समझ में आया कैसे किया मैंने इसको? तो अब मैं बात करता हूं केस 2 की। केस 2 क्या होगा बताइए, लेट AB2 इज ए बेंट मॉलिक्यूल। केस 1 में हमने पढ़ा था कि AB2 मेरा क्या हो, लीनियर मॉलिक्यूल हो। अब मैं बोल रहा हूं AB2 मेरा क्या हो, एक बेंट मॉलिक्यूल हो। देख पा रहे हैं आप, यहां पर मेरा AB2 एक बेंट मॉलिक्यूल है। बात क्लियर है? सो द एंगल बिटवीन BAB इज 120 डिग्री। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल दिखाई दे रहा है मुझे। बात क्लियर है यहां तक? देखिए आगे, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, एक मेरा म्यू1 हो रहा है और एक मेरा म्यू2 हो गया। दैट मींस एक बॉन्ड के ऊपर मैंने लिख दिया है ये मेरा म्यू1 है, और दूसरे बॉन्ड के लिए तरफ में लिख दिया है मैंने ये मेरा क्या है, म्यू2 है। तो आपने क्या देखा, यहां भी मुझे म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों भी सेम है मेरे और उन दोनों की बॉन्ड लेंथ भी बराबर है। दैट मींस चार्ज सेपरेशन और उनकी बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी,
सेम होगी तो μ1 इक्वल्स टू μ2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब मैं अगर एंगल की बात करूं तो बेंट के अंदर मैंने एंगल मान लिया है, यहां पर मेरा एंगल आ रहा है 120 डिग्री। कितना? थीटा इक्वल्स टू हो गया 120 डिग्री। और अगर मैं cos 120 डिग्री की बात करूं तो वो कितना होता है? -1/2 हो जाएगा मेरा cos 120 डिग्री। बात क्लियर है। अब इसको हम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, किसमें? μab2 इक्वल्स टू रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। इसी के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं ये सारी। तो देखिए वैल्यू पुट कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ1 -1/2। क्या बोला मैंने? अब मैंने क्या किया है कि cos थीटा की वैल्यू मैंने -1/2 लिख दी है और μ2 के जगह दोबारा मैंने μ1 ही लिख दिया है। क्यों? क्योंकि μ1 इक्वल्स टू μ2 था। तो यहां पर क्या होगा इसको सॉल्व करने पे? इसको सॉल्व करने पे जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2μ1 का स्क्वायर प्लस 2μ1 का स्क्वायर इंटू -1/2। ये सॉल्व करने पे मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए? यहां से आप क्या देख पा रहे हैं? जो -1/2 था वहां पर 2 से 2μ1 का एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2μ1 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर। ये बच जाएगा मेरे पास। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर। दैट मींस अगर मैं वहां से स्क्वायर और रूट को दोनों को एक साथ हटा दूंगा तो μab2 इक्वल्स टू μ1 आ जाएगा। दैट मींस यहां μab2 की वैल्यू मेरे पास 0 नहीं आई है। दैट मींस यहां पर क्या आया है? यहां पर μ1 आया है। तो आपने क्या देखा? यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। दैट मींस ऐसे मॉलिक्यूल जो बैंड शेप रखेंगे वो कैसे होंगे? वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे मेरे। कैसे होंगे? पोलर मॉलिक्यूल होंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आई? जहां पर एंगल 120 डिग्री आ रहा होगा किसी बैंड शेप मॉलिक्यूल के अंदर, वो मॉलिक्यूल मेरे पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ये था मेरा केस सेकंड। अब मैं केस थर्ड की बात करता हूं। केस थर्ड की मैं बात करता हूं, लेट द बोथ द डाइपोल मोमेंट इज इन सेम डायरेक्शन। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बात क्लियर है? अब इधर मैं अगर एंगल की बात करूं तो यहां एंगल क्या हो जाएगा? सो द एंगल बिटवीन CAB इज 0 डिग्री। यहां पर एंगल हो जाएगा 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मेरी सेम है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया है। और मैंने मान लीजिए उस वाले को μ1 बोल दिया है और इधर वाले को μ2 बोल दिया है। बात क्लियर है यहां तक? तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं? अब मैं बात करता हूं वैल्यूज की। तो आपने देखा कि μ1 और μ2 तो बराबर है, तो वही μ1 इक्वल्स टू μ2 और थीटा इक्वल टू कितना था? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1 होता है बच्चों। बात क्लियर है? समझ में आई ये चीज? अब वही फॉर्मूले में पुट करते हैं। μab2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। तो इसको सॉल्व करिए फटाफट। सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस 2μ1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम आगे। देखिए तो क्या होगा? 2μ1 का स्क्वायर प्लस 2μ1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये सेम ही रहेगी डाटा हमारा। अब उसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 4μ1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4μ1 का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर 4μ1 का स्क्वायर आया है तो क्या हो जाएगा? उसको स्क्वायर रूट रिमूव करने पर μab2 इक्वल्स टू 2μ1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2μ1 आ जाएगा। दैट मींस ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में डाइपोल मोमेंट का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, वहां पर डाइपोल मोमेंट 2μ1 आ जाएगा। दैट मींस वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, वो भी मेरे वहां पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। बात क्लियर है? तो इन तीनों केस में हमने क्या पढ़ा उसका कंक्लूजन देखिए बच्चों। हमने क्या पढ़ा? अगर थीटा मेरा 0 डिग्री है, अगर थीटा मेरा 0 डिग्री था तो cos थीटा की वैल्यू क्या थी? 1 थी। ठीक है। अगर मेरा थीटा 120 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 थी। और अगर थीटा की वैल्यू मेरी 180 था तो cos थीटा की वैल्यू 1 थी।
बात क्लियर है यहां तक? दैट मीन्स हियर यू सी दैट एज द थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और डाइपोल मूवमेंट मेरा क्या हो रहा है? डाइपोल मूवमेंट भी मेरा डिक्रीज हो रहा है। बात क्लियर है? समझ में आया? दैट मीन्स डायरेक्ट में मैं क्या बोल दूंगा, जैसे जैसे मेरा एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा मेरा डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आई कैसे किया मैंने इस चीज को? जैसे जैसे मेरा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी मेरा डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? अब मैं बात करता हूं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल जब हम करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि किसके अंदर डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं BF3 का। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए हमें उसकी शेप का पता होना जरूरी है। अगर हमें उसकी शेप का पता नहीं होगा तो हम डाइपोल मूवमेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे को पता है BF3 क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ट्राइगोनल प्लेनर शेप रखता है। और ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, ये रहा BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो इसमें आप क्या देखोगे, अगर मैं बोरोन और फ्लोरीन में से बात करूं तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की होती है। तो मेरे 3 डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, आप देख पा रहे हैं। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या ये मॉलिक्यूल मेरा पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, या इसके बीच में कोई डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम? देखिए बच्चों, जो नीचे वाले 2 मॉलिक्यूल है मेरे, उन दोनों के बीच में 2 नीचे वाले एटम है, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है बताइए? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। और अगर जब हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था तो वहां पर क्या आता था? म्यू इक्वल्स टू μ1 आता था। दैट मीन्स उन दोनों बॉन्ड का एक रिजल्टेंट आएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं इसके बीच में, देख पा रहे हैं। अब जो इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट मेरा बीच में आया है वो मेरा ऊपर वाले बॉन्ड के साथ 180 डिग्री के एंगल पे हो गया है। और 180 डिग्री के एंगल पे हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमने पढ़ा था कि जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तो म्यू इक्वल्स टू 0 आएगा। क्यों आएगा वो देखिए, क्योंकि अब जो रिजल्टेंट आया था मेरा दोनों बॉन्ड का, वो और ऊपर वाले डाइपोल मूवमेंट आपस में क्या कर देंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से, और डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट मीन्स BF3 मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू म्यू इक्वल्स टू 0 होगा। बात क्लियर है? समझ में आया पहला एग्जांपल?